नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली ध्येय आईएएस के टेस्ट देख रहे हैं यूपी पीसीएस और आरओ के लिए, तो उसी में जो आज का टेस्ट है ये टेस्ट नंबर 6 है और उससे पहले हम लोग टेस्ट 5 तक देख लिए हैं, ठीक है। और इस चैनल पर करंट अफेयर के 1 जनवरी 2024 से करंट अफेयर रिवाइज कराया जा रहा है, तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिए, ठीक है। और बता दें कि आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि उस पर आने वाले दिनों में क्यूज कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम परिणाम योजना प्रारंभ किया गया है। तो ये देखें तो ये कथन सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। अनुसूचित जातियों के विकास हेतु पीवीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किया गया है। तो देखें तो ये कथन गलत है, क्योंकि पीवीटीजी जो विकास मिशन है वो किसके लिए शुरू किया गया, तो ये अनुसूचित जातियों के लिए नहीं बल्कि अनुसूचित जनजातियों के लिए शुरू किया गया है, ठीक है। और पीएम परिणाम का क्या है, इसका देखा जाए तो पृथ्वी के पीएम परिणाम में क्या होगा, तो पीएम के पृथ्वी के पुनरुद्धार और इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अब आगे देख लेते हैं क्या है दूसरा प्रश्न। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, पहले का पहला हो जाएगा, क्योंकि दूसरा कथन इसमें गलत दिया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी तथा विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में $3.7 ट्रिलियन के आकार के साथ भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसमें देखें तो इसमें क्या देखना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो भारत क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी तथा विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये सही है। दूसरा है कि वर्तमान में $3.7 ट्रिलियन के आकार के साथ भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये भी सही है। तो अभी देखा जाए तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कहा कि भारत 2027 तक जापान व जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हाल ही में जो आरबीआई बुलेटिन आया है उसमें बताया गया कि भारत क्रय शक्ति क्षमता जीडीपी के मामले में पीपीपी जो प्राइवेटेशन पॉलिसी है, ठीक है, तो उसमें पहले से ही तीसरे नंबर पर है और देखा जाए तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये वाला बन जाएगा, कहना है आरबीआई बुलेटिन में। और 2045 तक अमेरिका से क्या होगा, तो ये आगे निकल जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। आगे है तीसरा प्रश्न है कि शीर्ष प्रेषण रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है मेक्सिको। तो देखें तो जो अभी रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देशों में जो आई है तो उसमें क्या देखना है और वही क्रम में देखना है। और किसके द्वारा आता है ये रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन द्वारा ये जारी किया जाता है। उसमें बता दें कि शीर्ष रेमिटेंस में कौन कौन से प्राप्तकर्ता देश हैं, तो ये भारत है, भारत के बाद से कौन सा है, तो मेक्सिको है, मेक्सिको बाद से क्या सा है, तो चीन है, चीन के बाद से फिलीपींस है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 1423 किसमें है, तो ये डी में, तीसरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण जिस वार्षिक वित्तीय विवरण में कहा जाता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधायिका के समक्ष रखा जाता है, तो क्या है, तो ये इसका क्या हो जाएगा किस आर्टिकल में, तो अनुच्छेद 202 में है। तो वही अनुच्छेद 203 में क्या है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। 110 में क्या है, तो राज्य की कोई विधेयक देखा जाए तो कोई विधेयक धन विधेयक माना जाएगा यदि वह किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन और परिवर्तन अथवा विनिमय करता है। और वही आर्टिकल 112 में क्या है, तो आर्टिकल 112 में देखा जाए तो किसके बारे में बताया गया, तो भारत सरकार के आय व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि आर्टिकल 203 में क्या है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 5वें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को संदर्भित करता है, तो ए दिया उत्तर प्रदेश, बी दिया बिहार, सी दिया झारखंड, बी दिया मेघालय। तो देखें तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय को संदर्भित करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है। उसके बाद से कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उसके बाद से झारखंड है, फिर मेघालय है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि शीर्ष एमएसएमई उद्यमों की संख्या वाले निम्न राज्यों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है महाराष्ट्र, दूसरा दिया है उत्तर प्रदेश, तीसरा दिया है पश्चिम बंगाल, चौथा दिया है तमिलनाडु।
तो शीर्ष MSME उद्यमों की संख्या में देखना है तो निम्न राज्यों के क्रमानुसार देखना है। तो इसमें देखें तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद से पश्चिम बंगाल, ठीक है, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। इस पर क्या हो जाएगा 2314, क्या आ जाएगा 2314। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के बाद से पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद से तमिलनाडु, फिर लास्ट में महाराष्ट्र आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार देश की प्रजनन दर 2.2 से घटाकर कितना हो गया है। तो देखें तो ए दिया है 1.9, बी दिया है 2.0, सी दिया है 2.1, डी दिया है 2.3। तो 2.3 से 2 से घटकर कितना हो गया है, तो ये कितना हो गया, तो ये 2.0 हो गया है, ठीक है। और देखें तो कुल प्रजनन दर जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है, और राष्ट्रीय स्तर पर कितना 2.2 से घटकर कितना हो गया, 2.0 हो गया है। और केवल देखा है तो 5 राज्य जहाँ TFR औसत से अधिक है, कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, तो बिहार है, ठीक है, बिहार है, वहाँ पे कितना 2.98 है। उसके बाद से मेघालय है, मेघालय में कितना 2.91 है। उत्तर प्रदेश में कितना 2.35 है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2.35 है TFR। और वही झारखंड में कितना 2.26 है, मणिपुर में कितना 2.17 है, ठीक है। तो आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बनता ही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। पंचवर्षीय योजना एक और दिया, एक और केंद्रीय विषय दिया है। तो पाँचवीं में क्या किया गया, तो पाँचवीं योजना में क्या दिया है, तो पाँचवीं में दिया गरीबी निवारण और रोजगार सृजन दिया है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पाँचवीं में क्या कहा गया, तो पाँचवीं में निर्धनता, उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात की गई थी। तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और छठी में क्या कहा, तो छठी में ये क्या दिया है, छठी में निर्धनता, उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता दिया हुआ है। तो ये भी गलत दिया हुआ है क्योंकि छठी योजना में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन के बारे में बताया गया था। और 9वीं में क्या था, तो 9वीं में सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। तो ये सही दिया हुआ है। 11वीं में क्या था, तो तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तो ये भी सही है। इस पर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो केवल कितने युग में सही है, तो देखें तो केवल 2 युग में सही है। तो 8वां क्या हो जाएगा, 8वें का बी हो जाएगा, ठीक है, 8वें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और हम लोग थोड़ा सा एक बार जो पंचवर्षीय योजना है उसको रिवीजन कर ले। तो देखें तो सबसे पहला जो योजना था पंचवर्षीय योजना में, तो 1951 से 56 तक था इसका जो है टाइम पीरियड। और किस पे था आधारित था, तो ये हेरल्ड मॉडल पर आधारित था। और इस पर क्या कि तो कृषि विकास पर प्रमुख बल दिया गया था। दूसरा जो था 1956 से 61 तक, कब से कब तक था, तो 1956 से 61 तक। ये किस पे आधारित था, तो ये नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसमें क्या विशेष रूप से ध्यान दिया गया, तो इस पर आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब आता है तीसरा पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या होता है, तो 1961 से 66 तक ये चलता है। और किस पे आधारित होता है जी, इसमें 3 लोग रहते हैं, कौन कौन, तो जे सैंडी भी रहते हैं, सुखमय चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर का प्रारंभ किया गया इसमें। और इसमें किस पे विशेष ध्यान दिया गया, तो देखें तो आत्मनिर्भर स्वतः स्फूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके बाद से चौथा पंचवर्षीय योजना आता है। तो ये कब आता है, तो 1969 से 74 तक रहता है, जिसमें ये किस पे आधारित है, तो अशोक रुद्र एलन एवं मात्रे मॉडल पर आधारित था। और ये किसमें क्या किस पर विशेष ध्यान, तो स्थिरता के साथ साथ आत्मनिर्भरता। उसके बाद से 5वां पंचवर्षीय योजना आता है। उस ये कब तक रहा, तो 1974 से 79 तक। और किस पे आधारित है, DP धर मॉडल पर आधारित था। इस पे विशेष ध्यान किस पे, तो निर्धनता, उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया गया। उसके बाद से 6वां पंचवर्षीय योजना आता है। ये कब से कब तक, तो 1980 से 85 तक रहता है। ये आगत निर्गत मॉडल पर विस्तार इसका होता है। और ये गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देता है। फिर उसके बाद से देखा है तो 7वीं पंचवर्षीय योजना आती है। कब आती है, तो 1985 से 90 तक। ये किस पर, तो वस्तु मजदूरी मॉडल पर आधारित होती है। और इसमें किस पे विशेष, कृषि विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति इस पर बनाया जाता है। उसके बाद से देखें तो 8वां पंचवर्षीय योजना आता है। इस पर किस पे ध्यान, तो 1992 से 97 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। और ये जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित होता है। इसमें देखा है तो मानव संसाधन का विकास इसमें योजना का मुख्य थीम रहता है। उसके बाद 9वां पंचवर्षीय योजना आता है। 9वें पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, इस पर तो किस पे ध्यान दिया है, तो अभी हम देखे ही हैं। तो कब से कब तक, तो 1997 से 2002 तक रहता है। आगत निर्गत मॉडल पर यह आधारित होता है। उसके बाद 10वां पंचवर्षीय योजना आता है। 2002 से 2007 तक रहता है। और ये किस पर, तो योजना आयोग का पत्र इसमें आता है। और किस पे ध्यान आता है, तो सामाजिक न्याय तथा समता के आर्थिक विकास के साथ इसका विशेष ध्यान आता है। फिर उसके बाद से आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 2007 से 2012 तक रहता है। और इसमें किस पे ध्यान, तो योजना आयोग का पत्र जिसको बोलते हैं, तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद से 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है। ये 2012 से 2017 तक रहता है। इसमें योजना आयोग का पत्र भी आता है इसमें। तो इस पे किस पे ध्यान दिया, तो तीव्रतर, संप्रोषी और
अधिक समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो देखें तो 8वें का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। दूसरा कथन है कि सन 1770 ईस्वी में भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ किया गया था। तो देखें तो इसमें दोनों कथन सही हुए हैं, क्योंकि विश्व के सबसे पहले केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुआ था, 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। और वही सन 1770 ईस्वी में भारत की आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाए देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों इसका सही हो जाएगा आंसर इसका। तो 9वें नंबर का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। और देखें तो देश का पहला भारतीय बैंक कौन सा, तो पंजाब नेशनल बैंक था। ये 1894 में बना था। अब आगे देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है। पहला दिया है स्लेट, दूसरा दिया है शिस्ट, तीसरा दिया है संगमरमर, चौथा दिया है क्वार्टजाइट। तो देखें तो कायांतरित चट्टान में कौन कौन आ जाएंगे, तो ये चारों जो है कायांतरित चट्टान में आ जाएंगे। तो स्लेट भी आएगा, शिस्ट भी आएगा, संगमरमर भी आएगा, क्वार्टजाइट भी आएगा। और वही देखा जाए तो कायांतरित चट्टानों में जीवाश्म का देखा जाए तो अभाव होता है, और इन शैलों में हीरा, अभ्रक और आदि तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का हो जाएगा 10वीं का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि इल्तुतमिश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। दूसरा कथन है कि इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा के रूप में प्रदर्शित किया। तो इसमें क्या देखना है, कौन सा कथन इसमें सही है। तो देखा जाए तो इसने दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, सही दिया हुआ है। और जो दूसरा कथन है, और इल्तुतमिश ने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा के रूप में प्रदर्शित किया, तो इसने नहीं बल्कि किसने किया था, तो स्वयं के रूप में खलीफा घोषित किसने किया था, तो ये मुबारक शाह खिलजी ने किया था। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग जाने तो देखें तो दिल्ली का जो है कि पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। इसने सुल्तान पद के स्वीकृति के लिए गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की, और दिल्ली की राजधानी बनाने वाला ये प्रथम सुल्तान था, इल्तुतमिश ही था। और ऐबक के समय में राजधानी क्या थी, तो लाहौर थी। और इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर स्वयं को खलीफा का दूत प्रदर्शित किया। उसमें सर्वप्रथम अब्बासी किसके, तो अब्बासी खलीफा अल मुंतसिर के नाम से युक्त सिक्के चलवाए। और देखा है तो मुबारक शाह खिलजी था, वो स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और खलीफा तुला भगवान की जो प्रतिनिधि भी कहा जाता था कि उपाधि धारण की, और जो उसके सिक्कों पर मिलती है, तो इस पर क्या हो जाएगा, 11 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। भारत पर हुए निम्नलिखित आक्रमणों को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है मोहम्मद गोरी का आक्रमण, दूसरा दिया है मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, तीसरा दिया है तैमूर का आक्रमण, चौथा दिया है चंगेज खां का आक्रमण। तो इसको क्या करना है, काला क्रम अनुसार देखना है। तो देखें तो सबसे पहले महमूद गजनवी आता है। महमूद गजनवी आता है, ये कब आता है, तो गजनवी जो है कि 1000 के लगभग ईस्वी आता है, 1000 ईस्वी के लगभग आता है। उसके बाद से महमूद गोरी आता है। महमूद गोरी कब होता है, 1175 ईस्वी के लगभग आता है। और तैमूर का आक्रमण कब होता है, 1398 में होता है। ठीक है, और चंगेज खां का आक्रमण कब होता है, चंगेज खां का आक्रमण 1221 में होता है, 1221 में होता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 2-1 क्या आ जाएगा, हो जाएगा इसका, तो 2-1-4-3 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर इसका। 12 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग जाने इसके बारे में, तो देखें तो जो है कि मोहम्मद गोरी सबसे पहले 1175 में कहाँ पर आक्रमण करता है, मुल्तान पर करता है। ठीक है, अब मोहम्मद गजनवी कहाँ पर, तो ये देखा है तो भारत में 17 बार आक्रमण करता है। लेकिन प्रथम आक्रमण कब मारा, तो 1000 ईस्वी में सीमावर्ती राज्य हिंदुशाही राज्य पर होता है। चंगेज खां का आक्रमण कब होता है, तो चंगेज खां का आक्रमण 1221 में मुस्लिमों में प्रतिष्ठित राज्य ख्वारिज्म को मंगोलों ने जीत लिया। इसके बाद देखा है तो ख्वारिज्म में राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की तरफ भागा। उसी समय चंगेज खां इसका पीछे करते हुए सिंधु नदी के तट पर आ गया था, सिंधु नदी तक। और मंगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी। इल्तुतमिश ने शरण देने से देखा है तो ये चंगेज खां को इनकार कर दिया, और चंगेज खां सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा, और मंगोल आक्रमण का खतरा देखा जाए तो टल गया था। वही तैमूर का आक्रमण कब होता है, तो ये तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है। तैमूर अपनी राजधानी समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ, और कब पहुँचता है, तो 11 दिसंबर 1398 को दिल्ली पहुँचता है। उस समय दिल्ली पर कौन सा शासक था, तो ये नासिरुद्दीन महमूद शाह था। ठीक है, और ये टोपी सीकर अपना गुजारा करता था। तो 12 क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं क्या प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास था, तो ए दिया है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। दूसरा बी दिया है थियरीज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857 से 59 में प्रकाशित वर्ष दिया है। सिविलियन रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी 1857 से 59। फिर दिया 1857। तो देखें तो
जो कौन सी पुस्तक भारत में 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहास तो 1857 थी, ठीक है 1857 थी, तो क्या हो जाएगा 13 का डी हो जाएगा। वही देखें तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें क्या है तो ये किसके द्वारा ये था, तो ये द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा प्रकाशित था, तो ये वी.डी. सावरकर के द्वारा था, ठीक है 1857 में करते हैं। उसके बाद से कौन सा है, तो उसके बाद से देखें तो और इसमें कुछ फैक्ट आता है तो देख लेते हैं, जो है कि क्या है एली रीज के अनुसार यह धर्मांधों के ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, जो 1857 का विद्रोह हुआ था। टी.आर. होम्स क्या कहते हैं, टी.आर. होम्स कहते हैं कि इसे बर्बरता तथा सभ्यता के मध्य युद्ध की संज्ञा दी जाती है। सर जेम्स आउटरम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये विद्रोह को हिंदू मुस्लिम संयंत्रों का परिणाम बताया इन्होंने। और इतिहासकार और कौन थे, तो ये अशोक मेहता क्या कहते हैं अपनी पुस्तक में द ग्रेट रिबेलियन में, ये कहते हैं कि इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और वी.डी. सावरकर ने क्या कहा है तो अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। वही एस.एस.एन. ने भारत सरकार के कहने पर 1857 नामक पुस्तक लिखी। यही जो है क्या हुए तो ये सरकारी इतिहासकार थे। और देखें तो यही जो है कि लिखा कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था, तो इस पर क्या हो जाएगा 13 का। देखें तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का डी हो जाएगा। चारों जो है कि इसमें 13 का डी जो है कि यही सरकारी इतिहास था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 14 नंबर पर है गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है कि प्रस्ताव को कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसमें कौन सा देखना है, इसमें कौन सा सही नहीं है, तो देखें तो ये दूसरा कथन गलत दिया हुआ है, पहला जो है कि सही है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा 14 का पहला जो कथन सही है, तो इसमें इस प्रकार कौन सा इसमें सही नहीं है, दूसरा इसमें सही नहीं है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। और थोड़ा इसके बारे में देखें हम लोग, तो देखें तो गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931 को संपन्न होता है। और इसके प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वही गांधी इरविन समझौता के परिप्रेक्ष्य में देखा है तो सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की इसमें संज्ञा दी थी। इसने तो सरोजिनी नायडू ने। और इस समझौते में क्या हुआ था, तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गए। और देखा है तो विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार मिला। सभी युद्ध बंदियों जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश दिया गया। और उसके साथ ही बिना नमक कर दिए नमक बनाने का आदेश के साथ कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गया। तो ये सब इसमें दी हुई थी। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि लॉर्ड पैथिंगटन अध्यक्ष भारत सचिव, दूसरा दिया स्टोफोर्ड क्रिप्स नौसेना मंत्री, तीसरा दिया ए.वी. अलेक्जेंडर बोर्ड ऑफ ट्रेड। तो इसमें देखना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो देखें तो लॉर्ड पैथिंगटन से अध्यक्ष भारतीय सचिव थे, तो ये सही दिया हुआ। इस प्रकार देखें तो क्या हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। वही स्टोफोर्ड क्रिप्स कौन थे, तो स्टोफोर्ड क्रिप्स ये अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, ठीक है अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे। और ए.वी. अलेक्जेंडर कौन थे, तो ये नौसेना मंत्री थे, ठीक है नौसेना मंत्री थे। और देखें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कैबिनेट मिशन के भारत के आगमन के समय भारत की कौन थे, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से भी पूछ लेता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यालू नदी उत्तरी कोरिया एवं चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। हवांगहू नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और पीला सागर में गिरती है। तो इसमें क्या देखना है कौन से कथन सही है। तो इसमें देखें तो दोनों कथन सही दिए हुए हैं। तो 16 क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। हांगू नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के पठार से निकलती है। और यह लोहेस के पठार से उड़कर आई पीली मिट्टी के बहा कर ले जाने के कारण पीली नदी कहलाती है। और इसे मार्ग बदलने के कारण इसे चीन का सुख भी कहते हैं, किसको, तो हांगू नदी को कहते हैं। और वही जो यालू नदी है, यालू नदी के बारे में देखें तो यालू नदी उत्तरी कोरिया और चीन के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये चीन के कहाँ से, तो मंचूरिया क्षेत्र से निकलकर पीला सागर में गिरती है। इस प्रकार देखें तो 16 क्या हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक और क्या दिया, एक और नदी दी है, एक और देश दिया है। तो साल्वी नदी कहाँ पर, तो ये म्यांमार में। मेकांग नदी कहाँ पर, तो ये गलत दिया हुआ। मेकांग नदी कहाँ पर तो बहती है, तो ये वियतनाम में, ठीक है। ओब नदी है कहाँ पर, तो रूस में। लीना नदी कहाँ पर, तो ये रूस में। तो देखें तो कितने युग में सही है, तो कितने युग, तो केवल 3 युग में सही है। कितने, केवल 3 हो जाएंगे। तो 17 क्या हो जाएगा, 17 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 18 नंबर पर है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। को राजधानी दिया, एक और देश दिया है। तो अंकारा की राजधानी क्या है, तो अंकारा की राजधानी ये
देश क्या दिया, यमन दिया है, ठीक है। तो अंकारा की राजधानी क्या है, ये टर्की की है, ठीक है। अम्मान की राजधानी क्या है, तो जॉर्डन है, ये सही दिया हुआ है। दमिश्क की राजधानी मिस्र नहीं, ये सीरिया है, ठीक है। सीरिया की राजधानी क्या है, तो दमिश्क है, ठीक है। अस्ताना क्या दिया, अस्ताना का काजाकिस्तान, ये भी सही दिया हुआ। तो इस प्रकार देखें तो कितने गलत दिए हुए हैं, तो कितने हैं, तो दो और तीन, इसमें एक और तीन क्या है, एक और दो, इसमें कौन कौन सुमिलित हैं, तो कौन कौन से दूसरा और चौथा इसमें सुमिलित हैं, ठीक है। दूसरा और चौथा इसमें सुमिलित है, सही सुमिलित है, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, देखें तो 18 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 19 नंबर प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी। तो ये दिया है बलिया, बी दिया है तामलुक, सी दिया है सतारा। तो देखें तो जो समांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी, तो कहाँ की चली, तो ये सतारा की चली थी। और ये सतारा कहाँ पर था, तो ये महाराष्ट्र में 1943 के मध्य और 1945 के तक देखें तो 1943 तक सबसे लंबे समय तक चलने वाली ये समांतर सरकार थी, ठीक है। और उसके नेता कौन थे, तो वाई चौहान तथा नाना पाटिल थे। तो 19 से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न की अरविंद घोष ने अपने किस पत्र ग्रंथ द्वारा बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की थी। तो ये दिया है द लाइफ डिवाइन, बी दिया है वंदे मातरम, सी दिया है द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सी दिया है, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अरविंद घोष ने किसमें बंगाल विभाजन की कड़ी आलोचना की थी, तो किसमें की थी, तो ये वंदे मातरम में, ठीक है, वंदे मातरम में की थी। और कब, ये 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय में जो लिखते हैं, और ये वंदे मातरम द्वारा कड़ी आलोचना करते हैं, जिससे 1908 में उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। एक और दिया है संगठन, एक और दिया संस्थापक। तो लैंड होल्डर सोसाइटी क्या दिया है, आनंद मोहन बोस। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एस.एन. बनर्जी। इंडियन सोसाइटी विलियम एडम्स, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन, तो देखें तो हेल्डन लैंड होल्डर समिति के संस्थापक कौन थे, द्वारकानाथ टैगोर थे। तो ये का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो ये विलियम एडम्स थे। तो क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन करते हैं, एस.एन. बनर्जी करते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इंडियन एसोसिएशन का तो आनंद मोहन बोस। तो क्या हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा, तो ए का देखें तो लैंड होल्डर्स यानी कि द्वारकानाथ टैगोर। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद से बी का क्या हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा। ए का 4, बी का 3। तो एक ही में दिया हुआ, तो इस पर क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो देखें तो 21 का ए हो जाएगा। 21 से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है। 22 में प्रश्न, गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। उसके अध्यक्ष कौन थे। ए दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, बी दिया है दादा भाई नौरोजी, सी दिया है फिरोज शाह मेहता, डी दिया है दिनेश वाचा। तो देखें तो गांधी ने सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये दिनेश वाचा थे। और कहाँ पर करते हैं, तो गांधी जी सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1901 में भाग लेते हैं। इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करते हैं, दिनेश वाचा करते हैं। इस पर क्या हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो ए दिया है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी दिया है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी दिया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, डी दिया है डी क्या दिया है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसमें मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त होता है। तो 23 से क्या हो जाएगा, 23 का बी हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में समाप्त होता है। और कब तक से कब तक चलता है, तो 1780 से 84 ईस्वी तक चलता है। और इस दौरान देखें तो अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और यह युद्ध कब होता है, 1784 से 1784 ईस्वी में मंगलौर की संधि के द्वारा ये समाप्त हो जाता है। और इसमें इस युद्ध में हैदर अली क्या होता है, तो पराजित होता है। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की। 24 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी। ए दिया है बंगाल प्रेसिडेंसी में, बी दिया है आगरा में, सी दिया है बम्बई प्रेसिडेंसी में, डी दिया है मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर स्टार्ट किया था, तो प्रारंभ किया था, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। और देखें तो इसके बाद से यह प्रथा बम्बई में, उसके बाद से बम्बई के बाद से सिंध में, फिर उसके बाद से असम सिंध में, फिर बरार में, फिर असम आदि में इलाकों में भी देखा है तो लागू हो गया। तो 24 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 25 में प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। तो ये सही दिया हुआ है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये भी सही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो
25 नंबर का ए हो जाएगा, 25 नंबर का ए हो जाएगा, क्योंकि देख लेते हैं 25 से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, देख लेते हैं क्यों। तो देखें तो हम लोग जो भारतीय संविधान उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्गत करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों अर्थात गरीबों, पिछड़ों, वंचितों आदि के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है, अर्थात उनको विशेष सुविधा प्रदान कर सकता है। किसमें? तो आर्टिकल 15(4) तथा 16(4) के तहत राज्य द्वारा ऐसे प्रावधान किए गए हैं। हालांकि देखा है तो समान स्तर के लोगों के लिए विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, जिस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर तो 25 नंबर का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे कि ए दिया है दोनों राज्यों के विधानमंडल तय करेंगे, बी दिया है राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करेंगे और संसद अवधारित करे और राज्यपाल की व्यक्त इच्छा अनुसार दिया जाएगा। तो देखें तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा आधारित करे तो ऐसे ही, तो इस पर क्या हो जाएगा 26 का बी हो जाएगा। देखें तो भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158(3) क के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल का संदेह जो होगा, उपलब्धि और भत्ते राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित किया जाए। इस पर क्या हो जाएगा तो 26 का बी हो जाएगा। और किसमें कहा गया तो आर्टिकल 153 क में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? पंचायती राज समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय हैं। दूसरा है कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो इसमें कौन से कथन सही है? तो देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखें तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही दिया हुआ। वही पंचायती राज देखें तो समवर्ती सूची का पंचायती राज समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय है, तो देखें तो ये समवर्ती सूची में नहीं है बल्कि किसमें है, तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और इसमें देखें तो 73वें देखा जाए तो 73वें संविधान संशोधन नियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और पंचायती राज को संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इस पर क्या हो जाएगा, तो 27 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 28वां प्रश्न कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में नीति है? अनुच्छेद 1 में दिया है, अनुच्छेद 1 में, बी दिया अनुच्छेद 2 में, सी दिया अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 11 में। तो देखें तो इसमें कहा गया है कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में नीति है। तो अनुच्छेद 3 में, किसमें, तो अनुच्छेद 3 में कहा गया। तो 28 से क्या हो जाएगा, 28 का सी हो जाएगा। और आप लोग अनुच्छेद 1 में क्या है तो भारत अर्थात इंडिया संघराज्य क्षेत्र है, ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप लोग दूसरा अनुच्छेद 2 में क्या है, अनुच्छेद 3 में 11 में क्या है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 29वां प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि पूरा पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता है। कारण है जनगणना द्वारा 11 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं पाई गई है। तो देखिए तो इसमें दोनों कथन सही दिए हुए हैं और इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 29 का ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? ए दिया लोकसभा का विघटन, बी दिया संसद सत्र का सत्रावसान, सी दिया संसद सत्र आहूत करना, डी दिया धन विधेयक को विचार के रूप में के लिए वापस भेजना। तो देखें तो कौन सा राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, तो क्या नहीं कर सकते इसमें, धन विधेयक को विचार के लिए वापस भेजना ये नहीं कर सकता। बाकी लोकसभा का विघटन भी कर सकता है, संसद सत्र का सत्रावसान भी कर सकता है और संसद सत्र आहूत भी करता है। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा। 30 से क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम लोग बारे में इसके जाने तो राष्ट्रपति देखा है तो संसद का अभिन्न अंग होता है, वह दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है या सत्रावसान करता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। किंतु जब धन विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो वह यह तो इस पर अपनी स्वीकृति दे देता है या फिर इसे रोक कर रख सकता है, लेकिन वह किसी भी दशा में इस विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। इस पर क्या हो जाएगा, 30 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। 31वां प्रश्न है कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की कार्यवाही संचालित होती है। ए दिया है लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार, बी दिया राज्यसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार, सी दिया राष्ट्रपति
द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अनुसार। डी दिया लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार। तो देखें तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की कार्रवाई संचालित होती है किसके, तो लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार। तो इस पर क्या हो जाएगा 31 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 32वां प्रश्न कि जब किसी सेवा या पद के लिए आकस्मिक रूप से अत्यधिक और तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो किस प्रकार के अनुदान की मांग रखी जाती है। तो ए दिया है अनुपूरक अनुदान, बी दिया है प्रत्यानुदान, सी दिया है अपानुदान और डी दिया है लेखानुदान। तो देखें तो जब किसी सेवा या पद के लिए आकस्मिक रूप से अत्यधिक और तुरंत सहायता आवश्यक होती है तो इसमें किसका किया जाता है प्रयुक्त अनुदान की मांग रखा जाता है। तो किस में रखा जाता है, तो ये प्रत्यानुदान में, ठीक है, प्रत्यानुदान में रखा जाता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 32 का बी हो जाएगा। और पूरक अनुदान में क्या होता है आप लोग बताइएगा, अपानुदान में क्या होता है, लेखानुदान कब पारित होता है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि 33 नंबर के निम्न में से किस एक अर्थशास्त्री ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी रूप की हो। तो ए दिया है अमर्त्य सेन, बी दिया है रेगनर नर्क्स, सी दिया है एडम स्मिथ, डी क्या दिया डी दिया है मकबूल हुल्क। तो देखें तो किसने एक आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया और चाहे वह गरीबी किसी की रूप की हो, तो ये क्या हो जाएगा मकबूल उल हक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मकबूल उल हक ने कहा था। तो इस प्रकार का क्या हो जाएगा, तो 33 का डी हो जाएगा। 33 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और आर्थिक विकास देखें तो आर्थिक विकास बराबर क्या होता है, तो ये राष्ट्रीय उत्पाद जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। और महबूब उल हक ने आर्थिक विकास का वो गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप में हो। इस प्रकार क्या हो जाएगा, 33 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 34वां प्रश्न की सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में कौन से कथन असत्य है। ठीक है, तो यह परिणात्मक दृष्टिकोण है। बी दिया इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, सी दिया इससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का पता चलता है, डी दिया सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि सरल घरेलू उत्पाद के संबंध में कौन सा इसमें असत्य है। तो यह परिणात्मक दृष्टिकोण है, तो ये सही है, ठीक है, ये सही है। और इसमें आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, ये भी सही दिया हुआ है। और इससे उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का पता चलता है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। क्योंकि देखें तो जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, क्या होता है, तो किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य देखा जाए तो जीडीपी कहलाता है। और यह एक परिणात्मक दृष्टिकोण है, अभी हम देखेंगे। और इसमें देखा जाए तो इससे आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इसमें उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का देखा जाए तो इसमें पता नहीं चलता। इस पर क्या हो जाएगा, ये 34 का सी गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 35वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। तो ये दिया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी दिया 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी दिया 4थी पंचवर्षीय योजना, डी दिया 3री पंचवर्षीय योजना। तो किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुँचाना। तो किसमें था, तो ये 3री पंचवर्षीय योजना में था। किसमें था, तो ये 3री पंचवर्षीय योजना में था। और ये कब से कब तक चला, तो 1961 से 66 तक चला। कब से कब तक, तो ये 1961 से 66 तक चला था। और उसका उद्देश्य क्या था, तो आत्मनिर्भर बनाना था। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास करना। और कब से कब तक चलता है, तो 1956 से 61 तक चलता है। किस पर आधारित होता है, नेहरू महानवोड़ी मॉडल पर आधारित था। वही 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मीडल मॉडल पर और मानव संसाधन का विकास इसका मुख्य लक्ष्य था। और कब से कब तक चलता है, तो 1992 से 97 तक चलता है। वही चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और कब से कब तक, 1969 से 74 तक चलता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समितियों में से किस एक का संबंध गरीबी निर्धारण से नहीं था। तो ये दिया है दांडेकर रथ समिति, बी दिया है भगवती समिति, सी दिया अलग समिति, डी दिया है लकड़वाड़ा समिति। तो किस एक का संबंध गरीबी निर्धारण से नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा, तो बी भगवती समिति है, ये गरीबी निर्धारण से संबंधित नहीं है। वही दांडेकर रथ समिति कब आती, तो 1971 में, ठीक है। उसके बाद वाईके अलग समिति कब आती है, तो 1979 में। लकड़वाड़ा समिति 1995 में। ये तीनों किसके लिए, तो गरीबी निर्धारण से संबंधित है। वही भगवती समिति किसे संबंधित है, तो ये 1973 का गठन किया गया और भारत में बेरोजगारी के मापन और समाधान से संबंधित था। तो क्या हो जाएगा, 36 का बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ये दिया है ब्याज दर, उसके सामने मौद्रिक नीति दिया है, बी दिया है आर्थिक नियोजन, उसके सामने क्या दिया है, तो समवर्ती सूची दिया है, ठीक है। तीसरा दिया है सी दिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, IMF द्वारा जारी किया जाता है, ये भी सही दिया हुआ है।
और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये 2004-5 दिया है का सूचकांक आधार वर्ष दिया है, तो इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है। तो देखें तो ब्याज दर ये जो मौद्रिक नीति है सही दिया हुआ है, आर्थिक नियोजन ये भी सही दिया हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये IMF द्वारा जारी किया जाता है ये भी सही दिया हुआ है, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है 2004-5 दिया है, तो ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ये क्या है आधार वर्ष, तो देखें तो 2012 है, क्या है 2012 है, इस पर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, 37 से क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, 37 से क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। तो क्या है ए दिया है रजत क्रांति, ये किससे संबंधित है, तो ये अंडा उत्पादन संबंधित है, तो क्या हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। कृषि क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित, तो बी का 1 हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित, स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से है, तो क्या हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा। और रजत और रेशा राशि क्या हो जाएगा, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा ए का 2 बी का 1 सी का 4 डी का 3, ए का 1 बी का 2 सी का 4 डी का 3, इस प्रकार क्या हो जाएगा तो 38 का 38 से क्या हो जाएगा तो 38 का बी हो जाएगा आंसर, 38 से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 39वां प्रश्न है कि जैव निम्नलिखित कथनों में से कौन से असत्य हैं। जैव विविधता अभिसमय समझौता पृथ्वी सम्मेलन 1992 के द्वारा अंगीकृत किया गया, तो ये दिखाया तो ये गलत दिया हुआ है। यह पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया, तो ये भी देखें तो ये भी क्या दिया है, तो ये भी जो है कि एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, तो जैव विविधता अभिसमय समझौता पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अंगीकृत, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है ये सही दिया हुआ है। और यह पहला व्यापक वैश्विक समझौता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल, तो ये भी सही। इस पर क्या हो जाएगा, तो दोनों कथन जो है क्या सत्य हैं, तो क्या हो जाएगा तो 39 का डी हो जाएगा, 39 का डी हो जाएगा आंसर। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 40वां प्रश्न की प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव के बारे में जानना है। तो ए दिया है पृथ्वी की सतह गर्म और रहने योग्य बनाती है, बी दिया है पृथ्वी को माध्य तापमान 15 सेंटीग्रेड पर गर्म रखता है, सी दिया ए तथा बी दोनों सही हैं, डी दिया ए तथा बी दोनों गलत दिया हुआ है। तो देखें तो पृथ्वी की सतह गर्म और रहने योग्य बनाती है जो प्राकृतिक हरित गृह प्रभाव है, तो ये सही दिया हुआ है। फिर पृथ्वी को माध्य तापमान 15 सेंटीग्रेड पर गर्म रखता है, तो ये भी सही। इस पर क्या हो जाएगा तो 40 का सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण क्रिया का परिणाम है। तो ए दिया है काला कार्बन, बी दिया है ब्लू कार्बन, सी दिया है ग्रीन कार्बन, डी दिया है भूरा कार्बन। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया का परिणाम कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये ग्रीन कार्बन है, ठीक है ग्रीन कार्बन है। और देखें तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का परिणाम क्या होता है, तो ये ग्रीन कार्बन है। ये कार्बन निकल कर क्या करती है, इसको पौधे मिट्टियों में संग्रहित हो जाती है और ग्रीन कार्बन कहलाती है। ये कार्बन सिंक की भूमिका में अहम भूमिका निभाती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इस्तांबुली सक्रिय ज्वालामुखी दिया है, माउंट एरबस प्रसुप्त ज्वालामुखी दिया है, उसके बाद से फ्यूजियामा ये शांत ज्वालामुखी है। तो देखें तो कौन से इसमें सही सुमेलित, तो इस्तांबुली सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये सही दिया हुआ है। माउंट इरेबस क्या है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी गलत दिया हुआ है क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी है। वही फ्यूजियामा कैसा है, तो ये शांत ज्वालामुखी नहीं बल्कि ये कैसा ज्वालामुखी है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार क्या हो जाएगा इस्तांबुली, तो ये इसमें सही दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा केवल एक हो जाएगा, तो 42 का बी हो जाएगा आंसर इसका। 42 से क्या हो जाएगा, तो 42 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 43वां प्रश्न है कि यूरेनियम सिटी अवस्थित है कहाँ पर, तो कहाँ पर है। 43वां प्रश्न है कि यूरेनियम सिटी अवस्थित है। ए दिया ग्रेट बियर झील के पास, बी दिया विनिपेग झील के पास, सी दिया विक्टोरिया झील के पास, डी दिया अथवास्का झील के पास। तो देखें तो यूरेनियम सिटी कहाँ पर है, तो अथवास्का झील के पास है, तो इस पर क्या हो जाएगा 43 का डी हो जाएगा, ठीक है। और इसी के पास क्या है पूर्व रेडियम, देखें तो पूर्व रेडियम कहाँ पर है, तो ग्रेट बियर झील के पास अवस्थित है। इसके पास क्या कौन सा है, तो ग्रेट बियर झील है, ठीक है। तो 43 क्या हो जाएगा, 43 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 44वां प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। एक और सूची 1 दिया है, एक और सूची 2 दिया है। तो माउंट इटलिस ये कहाँ पर है, तो माउंट इटलिस देखें तो स्विट्जरलैंड में है, कहाँ पर, तो ये स्विट्जरलैंड में। इस पर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। व्हाइट पर्वत कहाँ पर है, तो ये कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया अमेरिका में है, क्या हो जाएगा तो बी का 2 हो जाएगा। एटलस पर्वत कहाँ है, तो मोरक्को अफ्रीका में है। दक्षिणी अल्प्स कहाँ, तो ये न्यूजीलैंड में, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा ए का 3 बी का 2 और सी का 1, ए का 3 बी का 2 सी का 1, ठीक बी का 2 सी का 1। इस पर क्या हो जाएगा, तो देखें तो 44 का सी हो जाएगा। 44 से क्या हो जाएगा, 44 का सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 का यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
45वां प्रश्न है कि विक्टोरिया झील जिन 3 देशों की सीमा बनाती है उनमें से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन सा इसमें एक सम्मिलित नहीं है। तो देखें तो विक्टोरिया झील में जो सीमा बनाती हैं कौन कौन से देश हैं, तो युगांडा है, युगांडा के बाद से देखें तो केन्या है, फिर उसके बाद से तंजानिया है, बल्कि जाम्बिया इसमें नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, तो 45 का बी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं। मेडगास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडगास्कर द्वीप देखें तो मेडगास्कर द्वीप क्या दिया है, तो मेडगास्कर द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, ठीक है। तो मेडगास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, ये सही दिया हुआ है। मेडगास्कर द्वीप ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, गलत दिया हुआ है। इस पर क्या हो जाएगा, तो 46 का ये हो जाएगा। और देखें तो जो मेडगास्कर द्वीप है ये ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बल्कि किससे बना है, तो महाद्वीपीय खंड के टूटने से बना है, ठीक है। तो 46 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 47वां प्रश्न के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जाम्बिया और जायरे की सीमा बनाती है। करीबा नामक बांध इसी नदी पर बना हुआ है। विक्टोरिया जलप्रपात इसी नदी पर है, तो इसमें किस नदी की ओर इंगित करता है, तो ए दिया है नाइजर नदी, बी दिया है लिम्पोपो नदी, सी दिया है जाम्बेजी नदी, डी दिया है कांगो नदी। तो ये किसके बारे में बताया गया है, तो ये कौन सी नदी होती है, जाम्बेजी नदी है। तो क्या हो जाएगा 47 का सी हो जाएगा, 47 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 48वां प्रश्न है कि नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि अयनवर्ती अक्षांशों पर उच्च सागरीय लवणता पाई जाती है। कारण है कि अयनवर्ती अक्षांशों पर प्रतिचक्रवर्ती दशाएं स्थिर पवन तथा उच्च तापक्रम पाया जाता है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो देखें तो 48 क्या हो जाएगा, 48 का ये हो जाएगा, क्योंकि देखें तो अयनवर्ती अक्षांशों पर उच्च सागरीय लवणता पाई जाती है, क्योंकि अयनवर्ती अक्षांशों पर प्रतिचक्रवर्ती दशाएं स्थिर पवन तथा उच्च तापक्रम पाया जाता है। इस पर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। 49वां प्रश्न है कि पछुआ पवनों से साल भर वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होती है। तो ए दिया है टाइगा प्रदेश में, बी दिया पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश में, सी दिया है चीनी तुल्य प्रदेश में, डी दिया है स्टेपी प्रदेश में। तो पछुआ पवनों से साल भर वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये कहाँ पर होती है, तो ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश में होती है। और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य प्रदेश का विस्तार देखें तो दोनों गोलार्धों में 45 से 60 अंश अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में। और देखें तो पछुआ पवनों से साल भर वर्षा पश्चिमी यूरोप तुल्य प्रदेश में ये होती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर से सीमा नहीं बनाती है। तो ए दिया है जॉर्जिया, बी दिया है तुर्की, सी दिया है रूस, डी दिया है आर्मेनिया। तो देखें तो काला सागर से कौन कौन से देश सीमा लगाते हैं, तो ठीक है देख लेते हैं। यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद से रोमानिया है, फिर उसके बाद से बुल्गारिया है, फिर तुर्की है, फिर जॉर्जिया है, फिर रूस है। और आर्मेनिया देखें तो ये सीमा नहीं बनाती है। तो 50 क्या हो जाएगा, 50 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 51वां प्रश्न है कि स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। पहला देश इसका विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया है। दूसरा है कि इसका सफल परीक्षण 13 अप्रैल 2024 को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज से किया गया है। तीसरा है कि 14.50 किलोग्राम वजन वाली यह मिसाइल हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है और इसकी मारक क्षमता 200 मीटर से 2.5 किलोमीटर है। तो देखिए तो इसमें चारों कथन इसमें सही दिया हुआ। इस पर क्या हो जाएगा, 51 का ए हो जाएगा, 51 का ए हो जाएगा। और ये कब होता है, तो ये 13 अप्रैल 2024 को, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 52वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये सही है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को माना जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। होम्योपैथी एक चिकित्सा प्रणाली है जो मानती है कि मानव शरीर खुद को ठीक कर सकता है, ये भी सही दिया हुआ है। वही 2024 के होम्योपैथी दिवस का विषय था होम्यो परिवार एक विश्व एक स्वास्थ्य एक परिवार। ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसका विषय क्या था, तो होम्योपैथी परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार था, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 52 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ओजोन का उपयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है। ए दी कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। तो ए दिया है विरंजक के रूप में, बी दिया है कीटाणुनाशक के रूप में, सी दिया है सिल्क कपूर तथा
पोटेशियम परमंगनेट के निर्माण में, डी दिया है खाद्य पदार्थों के परीक्षण में। तो देखें तो ओजोन का उपयोग किस में हो सकता है, तो विरंजक के रूप में हो सकता है, कीटाणुनाशक के रूप में हो सकता है, सिल कपूर तथा पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में हो सकता है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण में हो सकता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 53 का क्या हो जाएगा, तो 53 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 54 प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सीमेंट के मुख्य घटकों में कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना है। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, तो ये पहला इसमें सही दिया हुआ है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वह शीघ्रता से जम सके, ठीक है। तो देखें तो इसमें क्या देखना है कि कौन सी इसमें कथन सही है। तो देखें तो सीमेंट में कितना, तो सीमेंट में तो जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि ताकि क्या हो कि वो जल्दी से जम ना सके। यहाँ पे क्या दिया, जम सके दिया, इस प्रकार ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 54 का ए हो जाएगा। 54 क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी तरंगें यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। ए कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो ए दिया है जल की तरंगे, दूसरा दिया है प्रकाश तरंगे, तीसरा दिया है ध्वनि की तरंगे, चौथा दिया है रेडियो तरंगे। तो देखें तो कौन सी तरंगे यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है। तो देखें तो कौन कौन सी तरंगे हैं, तो जल की तरंगे हैं, कौन सी तरंगे, जल की तरंगे, उसके बाद से ध्वनि की तरंगे, ये सब कैसे हैं, तो ये यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है, ठीक है। इसका क्या होगा, तो 55 का बी हो जाएगा। और थोड़ा सा हम इसके बारे में जाने तो देखें तो यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो वे तरंगे जिनके संचरण के माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे कि जल की तरंगे हो गई, ध्वनि की तरंगे हैं, स्प्रिंग की तरंगे हैं। और जबकि जिन तरंगों के संरक्षण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। जैसे कि प्रकाश तरंगे होंगे, रेडियो तरंगे हो गई, गामा किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं, एक्स किरणें, सब किस में आएंगी, तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, तो 55 क्या होगा, तो 55 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न के निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है, कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। तो भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। दूसरा है कि कोकिंग कोयले में सल्फर, फास्फोरस और क्षार की मात्रा कम होती है जबकि कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तीसरा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक कोकिंग कोयले का आयात ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। चौथा है कोकिंग कोयला एक उच्च गुणवत्ता वाला एंथ्रेसाइट कोकिंग कोयला है। तो इसमें क्या देखना है, कौन से कथन इसमें सही है, तो ये देखना है। तो देखें तो भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 में 58 मिलियन टन कोकिंग कोयले का आयात किया है, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक सही दिया हुआ है। कोकिंग कोयले में सल्फर, फास्फोरस और क्षार की मात्रा कम होती है जबकि कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो ये भी सही दिया हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में सबसे अधिक कोकिंग कोयला का आयात ऑस्ट्रेलिया से किया गया है। और कोकिंग कोयला देखा जाए तो कैसा है, तो कोकिंग कोयला एक उच्च गुणवत्ता वाला ये बिटुमिनस कोयला है, न कि एंथ्रासाइट कोयला है। तो इस पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का सी हो जाएगा। 56 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 57 नंबर प्रश्न के नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए के निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं परंतु दूर की नहीं। आर दिया है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। देखें तो अभिकथन ए जो है वो सही दिया हुआ है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती। इस प्रकार पहला जो कथन है वो सही है। वही नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। इस प्रकार ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है, तो अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, तो इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। वही देखें तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से नेत्र के गोले की व्यास क्या हो जाए, तो व्यास उस समय बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 57 क्या हो जाएगा, 57 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 58 प्रश्न की निम्न में से कौन से कथन सही है, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क द टेविडियस ने किया था, ये दिया हुआ है। दूसरा है कि थ्रियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तीसरा है कि जीवद्रव्य सभी जीवों की भौतिक आधारशिला मानी जाती है। सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं का उपमा दी गई है। तो देखें तो ये चारों कथन इसमें सही दिए। इस पर क्या हो जाएगा, तो 58 का ए हो जाएगा, 58 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करता नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। तो एक और दिया है विज्ञान की शाखा, एक और दिया है
अध्ययन, तो लिम्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया है? तो लिम्नोलॉजी में झीलों तथा अलावड़ी पादपों का अध्ययन किया है। तो इस पर क्या हो जाएगा? तो लिम्नोलॉजी में क्या हो जाएगा? तो ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। वही मार्फोलॉजी में क्या कहते? तो मार्फोलॉजी में पादपों की आकारी संरचना का अध्ययन किया है। तो मार्फोलॉजी का तो बी का 3 हो जाएगा। पेलियोबॉटनी में क्या होता है? तो पेलियोबॉटनी में देखें तो क्या होता है? पेलियोबॉटनी में क्या होता है? तो पेलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? सी का 4 हो जाएगा। वही स्पर्मोलॉजी में क्या है? तो बीजों का अध्ययन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। तो देखें क्या हो जाएगा? तो इसमें ए का 2 हो जाएगा, उसके बाद से बी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा? डी का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 59 का क्या हो जाएगा? तो 59 का बी हो जाएगा, 59 नंबर का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। दूसरा ही कैंसर सामान्यतः यकृत और मस्तिष्क में नहीं होता है क्योंकि वयस्कावस्था में इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, नहीं पाई जाती है। तो इसमें क्या देखना है? कौन से कथन इसमें सही है? तो देखें तो इसमें दोनों कथन सही दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा? 60 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं 60 क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। वृक्क में पाए जाने वाले नेफ्रॉन नलिकाओं के संबंध में कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही कथन को चुनिए। तो नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहलाती है। तो देखें तो ये सही दिया हुआ है। नेफ्रॉन रुधिर की रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। तो ये भी सही दिया हुआ है। रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाने और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखने से दोनों ही कार्य नेफ्रॉन द्वारा संपादित करते हैं। तो ये भी सही दो। इस पर क्या हो जाएगा? तो 61 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 62 में प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। दूसरा है कि इस सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। तीसरा है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने की थी। चौथा है कि गुट निरपेक्ष शब्द का प्रथम बार प्रयोग बीके कृष्ण मेनन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में किया गया था। तो इसमें कौन सा कथन देखें तो इसमें सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 62 का क्या हो जाएगा? तो 62 का सी हो जाएगा, 62 का सी हो जाएगा। क्योंकि देखें तो जो गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने की। तो ये नहीं किया तो बल्कि किसने किया था? तो ये यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति किसने किया? तो टीटो ने किया था, ठीक है, न कि नासिर ने किया था। तो इस पर क्या हो जाएगा? तो 62 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 63 नंबर प्रश्न के निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। भारत में प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना। दूसरा दिया है राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। तीसरा दिया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ। चौथा दिया परमाणु विभाग की स्थापना। तो देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले सामुदायिक विकास का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? तो 1952 में, ठीक है, 1952 में। फिर उसके बाद से राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम का प्रारंभ कब होता है? तो 1953 में होता है, 1953 में होता है। उसके बाद से कौन सा आ जाएगा? तो और भारत में प्रथम परमाणु विभाग की स्थापना कब होता है? तो ये परमाणु विभाग की स्थापना कब होता है? तो 1954 में होता है। वही भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना कब होता है? तो 1956 में होता है। इस पर क्या हो जाएगा? तो इस पर क्या हो जाएगा? तो 63 का ए हो जाएगा, 63 का ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कौन से कथन सही है? कूट के माध्यम से सही कथन को चुने। तो बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के लिए सजा दिया गया था। दूसरा कथन है कि जिन्होंने 1896-97 में महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाया। तीसरा है कि उन्होंने मांडले जेल में रहते हुए गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। चौथा है कि 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तो इसके विरोध में मुंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की, जो पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है। तो देखें तो इसमें चारों कथन सही दिए। इस पर क्या हो जाएगा? 64 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को हुए अपने कराची अधिवेशन में एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। दूसरा है कि इस प्रस्ताव का प्रारूप फजल उल हक और खली कुजमा ने तैयार किया था। तो देखें तो 65 क्या हो जाएगा? तो 65 का इसमें कौन से कथन सही है? तो
देखें तो 65 क्या हो जाएगा, तो 65 का डी हो जाएगा, क्योंकि ना पहला सही है ना दूसरा सही है। क्यों, देख लेते हैं क्यों। जो है कि मुस्लिम लीग ने कब, तो 23 मार्च 40 को हुए अपने किसमें, तो कराची अधिवेशन में नहीं बल्कि लाहौर अधिवेशन में एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया था। और इस प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये किसने तैयार किया, तो ये हयात खान ने बनाया था। किसने बनाया था, तो हयात खान ने बनाया था, सिकंदर हयात खान ने बनाया था, न कि फजलुल हक ने। इस पर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दोनों इसमें गलत दिए हुए हैं, तो 65 का क्या हो जाएगा, तो 65 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित विलेयता नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुने। एक और सूची 1 दिया है, एक और सूची 2 दिया है। तो गवर्नर जनरल और एक और उसके कार्य दिए हैं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स क्या करते हैं, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स देखें तो पिंडारियों का दमन करते हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, विलियम बेंटिक तो दास प्रथा से संबंधित है। लॉर्ड एलनबरो तो ये नरबली का प्रथम दमन करते हैं, नरबली का ये दमन करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम क्या करते हैं, तो ठगी प्रथा का दमन करते हैं। ठीक है, ठगी प्रथा का दमन करते हैं। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार, तो ए का 4 और बी का 2, सी का 1, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2 बी का 3 हो जाएगा, ए का 4 बी का 3 और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का देखें तो सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। इस पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 66 का बी हो जाएगा। 66 क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 66 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उत्तर भारतीय क्षेत्रों की विजय को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। तो एक और क्या दिया, पहला दिया है सिवान दिया है, दूसरा जालोर दिया है, तीसरा चित्तौड़ दिया है, चौथा मालवा दिया है। तो देखें तो सिवान की विजय कब करता है अलाउद्दीन खिलजी, तो ये 1308 ईस्वी में करता है। ठीक है, और उसके बाद जालोर का विजय कब करता है, तो इसके बाद जालोर का विजय करता है। तो सिवान के बाद जालोर की, और जालोर का अभियान देखा है तो उधर अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान था। उसके बाद से कौन सा अभियान था, तो मालवा का अभियान कब होता है, तो 1305 में। ठीक है, उसके बाद से चित्तौड़ का भी है 1303 में। इस पर क्या हो जाएगा, देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का सी हो जाएगा। 67 का सी हो जाएगा। ठीक है, 67 का सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये दिया है हरिया और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, सही दिया हुआ है। यह दोनों भाई प्रारंभ में वारंगल में काकतीयों के संबंध थे, भी सही दिया हुआ है। यह संत विद्यारण्य के प्रभाव में एक बार पुनः मुसलमान से हिंदू बना था। ठीक है, और क्या दिया है, ये भी सही है। हरिहर ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर विजयनगर विद्यानगर शहर की स्थापना की थी। तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि हरिहर ने विजयनगर शहर की स्थापना किया था और कहाँ पर, तो ये तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर किया था, न कि दक्षिणी तट पर। इस पर क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न है कि मुगल कालीन चित्रकला के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि मुगल चित्रकला शैली के विषय मुख्यतः शाही दरबार, युद्ध के दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, पौराणिक कथाएं आदि हैं। दूसरा है कि अकबर ने अब्दुल समद की अध्यक्षता में चित्रकला के एक पृथक विभाग की स्थापना किया था। तो देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, 69 का सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन इसमें सही दिए हो। तो 69 क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 70 नंबर प्रश्न कि भारत देश के नाम से के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं, कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुने। पुराणों तथा अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप मिलता है। ठीक है, तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे है कि खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष अर्थात भारतवर्ष नामक का उल्लेख मिलता है, ये भी सही दिया हुआ है। तीसरा है कि ईरान के सासानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम अभिलेख में हमारे देश का नाम हिंदी मिलता है। तो ये भी सही दिया। इस पर क्या हो जाएगा, तो 70 का ए हो जाएगा। 70 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 70 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही कथन को चुने। इन्होंने ही रस चिकित्सा और पारे की खोज की थी। तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, ये सही दिया हुआ है।
इन्हें भारत का आइंस्टीन और प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ये भी सही दिया हुआ है। इन्होंने शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सही दिया हुआ है। यह सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी के समकालीन और मित्र थे, ये भी सही दिया हुआ है। तो इस पर क्या हो जाएगा 71 का, 71 क्या हो जाएगा, तो 71 का डी हो जाएगा। ठीक है, 71 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अजंता गुफा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखें, अजंता की गुफाएं कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के तट पर है, तो ये सही दिया हुआ है, ये सही है। अजंता गुफा के चित्र बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों धर्म से संबंधित हैं, तो इसमें क्या देखना है, कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ये देखना है। ठीक है, तो ये दूसरा जो है कि 72 का 20 में गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया है, क्योंकि देखें तो अजंता गुफा में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, न कि जैन तथा हिंदू से। तो और इसमें देखें तो ये कहाँ पर है, तो अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और इसमें कुल कितने, तो 29 गुफाएं बनाई गई हैं, जिनमें से 4 जो है कि 4 कैसी हैं, तो 4 है, 4 देखा जाए तो कैसी हैं, तो 4 जो है कि चैत्य, 4 जो है कि चैत्य हैं, और शेष देखें तो 25 जो है कि 25 बिहार हैं। और अजंता की गुफा के निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका था, तो वाकाटक राजाओं का था। और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। और इस गुफा में देखें तो माता एवं शिशु चित्र भी हैं। और अजंता के गुफा चित्र मुख्यतः बौद्ध धर्म से देखा जाए तो संबंधित, तो 72 क्या हो जाएगा, 72 का बी इसमें गलत दिया हुआ है। और आगे अजंता गुफा के निर्माण में ये भी सही दिया हुआ है, और ये भी सही है, डी भी सही है। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, और कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो ये दिया है KR नारायण, जिसका टाइम पीरियड क्या रहता है, तो देखें तो 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। तो ये पहला दिया है कि KR नारायणन, दूसरा दिया R वेंकटरमन, तीसरा दिया BD जति, चौथा दिया गोपाल स्वरूप पाठक। तो देखें तो KR नारायण कब से कब तक रहते हैं, तो KR नारायण रहते हैं 1992 से 97 तक। ठीक है, 1992 से 97 तक। R वेंकटरमन एक कब रहते, तो 1984 से 87 तक, 1984-87 तक। और BD जति कब से कब तक, तो 1974 से 1979 तक रहते हैं। उसके बाद से गोपाल स्वरूप पाठक कब से कब तक रहते हैं, तो गोपाल स्वरूप पाठक कब से कब तक रहते हैं, तो ये 1969 से 74 तक रहते हैं। इस पर क्या हो जाएगा, 73 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नीति का शुरुआत प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने किया था। तो ये देखें तो ये सही दिया हुआ है। ठीक है, ये सही दिया हुआ है, इसमें सही कथन को देखना है। सॉरी, ये गलत है। ठीक है, लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो की नीति किसने किया था, तो ये प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने शुरू किया था। ठीक है, और दूसरा है कि इस ईस्ट नीति की शुरुआत 2014 में मोदी सरकार द्वारा की गई थी। तो ये दूसरा जो है कि सही है, तो इस पर क्या हो जाएगा, दूसरा केवल 2 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा इसका। 74 क्या हो जाएगा, 74 का केवल बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 75 नंबर प्रश्न है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में और संविधान के भाग 3 द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के एक भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। तो ए दिया है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन केस, बी दिया है जोसेफ साइन केस, सी दिया है KS पुट्टास्वामी केस, डी दिया है नवतेज सिंह जौहर केस। तो देखें तो किसमें कहा गया, तो KS पुट्टास्वामी केस में। ठीक है, ये कब आए थे, तो 1917 में ये केस में बताया गया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित किया नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुने। एक को सूची 1 दिया है, एक को सूची 2 दिया है। तो अनुच्छेद 376 में क्या है, तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में बंद है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। 370 में क्या है, 370 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में बारे में उपबंध है। और 378 में क्या है, तो 378 में क्या है, तो लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध किया गया है। और 392 में क्या है, तो 392 में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति है। तो डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो देखें तो ए का क्या हो जाएगा, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद से बी का क्या होगा, तो बी का 4 हो जाएगा, ए का 3 बी का 4।
और सी का क्या हो जाएगा, तो सी का 1, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो 76 का सी हो जाएगा। 76 क्या हो जाएगा, तो 76 का सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 77 नंबर प्रश्न कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18(1) के तहत उपाधियों या पदवी नहीं है। इन पुरस्कारों को प्राप्तकर्ता के नाम के आगे या पीछे उल्लेखित किया जा सकता है। तीसरा है कि पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई। चौथा है कि किस वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। तो देखें तो इसमें कौन कौन से कथन सही नहीं है, तो इसमें देखें तो दूसरा और चौथा, इसमें दूसरा और चौथा क्या है, गलत दिया हुआ है। दूसरा और चौथा इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। बाकी सब क्या है, तो बाकी सब सही है। इस पर क्या हो जाएगा, 77 का डी हो जाएगा, 77 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक्साइज सुमिलित नहीं है। ए दिया है, अधिनियम दिया है, एक और प्रावधान दिए हैं। तो 1781 का संशोधन अधिनियम, इसमें क्या हुआ था, तो दूसरा दिया है। इसमें क्या दिया है सामने, तो कि गवर्नर जनरल तक काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त करना। फिर दिया है 1784 का पीस इंडिया एक्ट, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक करना। सी दिया है 1793 का चार्टर्ड एक्ट, तो भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत करना। चौथा डी दिया है कि 1786 का अधिनियम, विशेष मामलों में कार्नवालिस को अपने काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार। तो देखें तो 1781 के संशोधन में क्या हुआ था, तो गवर्नर जनरल था काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार से मुक्त करना था, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है। 1784 का इंडिया एक्ट में क्या था, तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या था, तो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों का पृथक पृथक करना, ये सही दिया हुआ है। 1793 का चार्टर एक्ट में क्या है, तो भारतीय की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत करना, तो ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि 1793 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया है कि इसमें ये क्या है कि उस समय कौन थे, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अभिभावी कर देता न मानने की शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रेसिडेंटों के गवर्नर तक विस्तारित किया गया है, ठीक है। और 1786 का नियम भी सही दिया हुआ है, विशेष मामलों में कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 79 नंबर प्रश्न है कि सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, कूट के माध्यम से सही कथन को चुनें। तो क्या दिया है कि 97 में संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये सही दिया हुआ है, ठीक है, ये सही दिया हुआ है। और क्या दिया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, तो ये देखें तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। और किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 25 हो सकती है, तो देखें तो ये भी गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये भी गलत दिया हुआ है। और बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 साल तक के लिए होगा, तो ये सही है। तो इसमें क्या देखना है, इसमें देखना है कि कौन से कथन सही हो, तो 1 और 4 इसमें सही हो, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, तो 79 क्या हो जाएगा, तो 79 का बी हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा। और देखें तो थोड़ा सा इसके बारे में जानें कि कहाँ कहाँ पे गलती है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, तो मौलिक अधिकार का नहीं बल्कि किसमें, तो अनुच्छेद किसमें कहा गया, तो अनुच्छेद 19 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत बनाया गया था। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 43 बी में जोड़ा गया है, जिसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा था। संविधान में एक नया भाग 9 भी जोड़ा गया, जिससे अनुच्छेद 243 जेड अच से जो 243 जेड तक प्रावधान है। सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, तो 25 नहीं बल्कि 21 हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 1 और 4 हो जाएगा, तो 79 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न है कि भारत के महान न्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान न्यायाधीश नियुक्त करेगा, तो ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। क्योंकि किसी में कहा गया, तो अनुच्छेद 76 में, ठीक है, आर्टिकल 76 में भाग 5 आर्टिकल 76 में कहा गया ऐसा कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करेगा, ठीक है। आगे है कि क्या है, आगे क्या है कि संविधान के अनुसार जब सरकार मंत्री परिषद त्यागपत्र दे देता है तो उसे बदल दिया जाए, तो महान न्यायवादी को भी त्यागपत्र दे देना होता है। तो इस प्रकार देखें तो
इसमें दोनों कथन इसमें गलत दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा 80 का डी हो जाएगा, 80 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कार्य करने के लिए कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? ये दिया है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बी दिया है अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। सी दिया है कि संविधान में सेवानिवृत्त के पद के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखें तो कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है? तो देखें तो इसमें सी इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखें तो संविधान में देखा है तो सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्त को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियां पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। क्या है? रोक नहीं लगाई सकती है। यहाँ पे क्या दिया? रोक लगाई जा सकती है। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है कि सब इसमें सही दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी सब इसमें सही दिए हुए हैं। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? 81 का डी हो जाएगा, 81 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और हम यहीं पे वीडियो चूँकि समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।